नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम फिर एक हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, समाज से और हमारे इस प्यारे देश से। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ मोमबत्तियों के कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए। दुनिया भर के 50 से ज्यादा नोबेल पारितोषिक विजेताओं ने एक अभियान चलाया है और उस अभियान को रंग लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विनायक सेन नाम की इस व्यक्ति को, शायद नाम पहले आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन इस विनायक सेन के नाम को अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि मिली है और यह प्रसिद्धि उस माओवाद से भी ज्यादा है जिसने आतंकवाद से ज्यादा लोगों को इस देश में मारा है। आप आज इसी पर एक चर्चा करें। बिंदास बोल में हमेशा की तरह जिस तरीके से आप बोलते हैं वैसे ही बोलना है। हम आज आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इस सवाल को पूछ रहे हैं कि क्या देशद्रोहियों का समर्थन देशद्रोह क्यों नहीं? क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि माओवाद से या नक्सलवाद से हमदर्दी रखना मतलब देशद्रोही होगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हम यह कार्यक्रम करें, लेकिन हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा देश होता है और इसलिए देश हित में बात करते समय अगर सुप्रीम कोर्ट आड़े आता है तो उसके खिलाफ बोलना देश हित में है, इसलिए आज बोलना मजबूरी है। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जी। मयंक जी, आपका स्वागत है बिंदास में। नमस्कार जी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक और वीडियोकॉन डीटीएच से sudarshanTV.com पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ऑर्कुट पर, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सारे दर्शक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। माओवादी समर्थक विनायक सेन को जमानत मिल गई है। जिस तरह से उनके समर्थन में दुनिया भर के तथाकथित मानवतावादियों ने समर्थन जुटाकर सरकार पे दबाव बनाया, देश के तथाकथित सेकुलर और अति मानवतावादी मीडिया ने उन्हें हीरो बनाया और शायद इस तथाकथित पब्लिक राय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनके जमानत के पक्ष में आया है। निर्णय देते समय माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कमेंट किया वह आज के माहौल में देश के लिए कितना सही है, इस पर बहस होनी चाहिए। न्यायमूर्ति जी कहते हैं कि माओवाद का हमदर्द होना देशद्रोह नहीं। इसका सीधा मतलब तो ये है कि देशद्रोहियों का हमदर्द होना देशद्रोह नहीं है। माननीय न्यायमूर्ति जी ने यह टिप्पणी जब केंद्र की सरकार माओवाद को देश का खतरा नंबर 1 बता रहे हैं। क्या देश का खतरा नंबर 1 देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? आतंकवादियों से ज्यादा हत्याएं नक्सलवादियों ने की है। उनको देश के नंबर 1 शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान का भी साथ है, सबसे बड़े दुश्मन चीन का भी साथ है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार इन नक्सलवादियों के पास है, जो हमारे कमांडो के जवानों के पास भी नहीं है। केंद्र और राज्यों की सरकारें भी इनके खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। अभी अभी हमारे 78 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में यहाँ ये भी एक बड़ा सवाल है कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने विनायक सेन की रिहाई पर खुशी क्यों जताई, जबकि वह खुद नक्सलवाद की इस लड़ाई को आम आदमी की और न्याय लड़ाई नहीं मानते। तो देश के खिलाफ युद्ध करने वालों के हमदर्द को जमानत मिलने से देश के गृह मंत्री कैसे खुश हो सकते हैं? इस पूरे प्रकरण से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यही न्याय दूसरे आतंकवादियों को लगाया जाएगा? तब क्या स्थिति बनेगी? और फिर समर्थन चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो, वह गलत ही है। ऐसे में देश के सबसे बड़े दुश्मन को तन मन धन से मदद करने वाला एक देशद्रोही ही हो सकता है। बिल्कुल। इस मुद्दे पर क्या है राय आपकी? अब से लेके फोन भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शुरू हो गए और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। सबसे पहले चलते मयंक जी के पास। मयंक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये बार बार बात हो रही है कि सिंपैथी, वो सिंपैथाइजर हैं, जो विनायक सेन है, डॉक्टर विनायक सेन है, वो नक्सल सिंपैथाइजर हैं। इतना सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। अब इसको समझना जरूरी है कि नक्सल सिंपैथाइजर का होना मतलब नक्सलियों से हमदर्दी करने का मतलब क्या है। सीपीआई माओइस्ट एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डॉक्यूमेंट है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है कि प्रेजेंट सिस्टम को, जो प्रेजेंट व्यवस्था है इस देश की, जो यहां की गवर्नमेंट है, जो यहां का तंत्र है, जो यहां की सरकारें हैं, जो यहां के व्यापारी हैं, उन सबको ओवरथ्रो करके उनको अपनी जगह से हटाकर जड़ से उखाड़ फेंक कर और एक क्रांति लाना,
प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, एक लंबे समय तक चलने वाली युद्ध वो देश के खिलाफ करने जा रहे हैं और देश की इंस्टीट्यूशंस को खत्म करेंगे। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पहला पैराग्राफ है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है जिसने खुद उसको हमदर्दी दिखाई है। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नक्सली सिंपैथाइजर्स हैं वो आज अलग अलग चैनल्स पर जाकर हमारे देश के खिलाफ और हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन भगवान ना करे जिस दिन ये सत्ता में आ गए तो एक ही चैनल होगा, वो भी इन्हीं का चैनल होगा जो, और बाकी सारे चैनल से बंद करवा बिल्कुल। तो क्योंकि मीडिया के ये खिलाफ हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये हर चीज के खिलाफ है। बिल्कुल। एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमसे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ क्या कहेंगे? ठीक है जी। हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? बिंदास बोल रहे हैं। हाँ हाँ, लाइव में आप जुड़ चुके हैं। चित्तरंजन गोस्वामी। हाँ बोलिए। दोनों माता का विवाद एक बच्चा के लिए, दोनों ही अब हाँ जी, दोनों माता का विवाद। हाँ जी, आप बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़े हैं, आप आपकी टीवी का आवाज कम रखिए। अच्छा, दोनों माता का विवाद एक बच्चा के लिए, दोनों ही अपना बच्चा होने का दावा किया। विचारक के पास जाने में विचारक समस्या का गंभीर समझ बोला, जल्लाद हथियार लाओ। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। दोनों की तुलना में जवान कमजोर है और जवान के खिलाफ लड़ने वाला ज्यादा शक्तिशाली है। चित्तरंजन जी बंगाल से अपनी भाषा में यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर एसएमएस भी आए हैं और कई एमएमएस भी आए हैं, कई सोशल नेटवर्किंग साइट की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। आप स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर सोशल नेटवर्किंग साइट की भी प्रतिक्रिया देखते रहेंगे और आप डायरेक्ट स्क्रीन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकेंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ, मध्य प्रदेश अंजड़ से। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में ये देशद्रोही के हमदर्द नहीं है, असल में ये विदेशी शक्तियों के हाथ में बिके हुए लोग हैं जो एक हमारे ताकतवर हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। वो उन्होंने विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर ली, परंतु जब देखा कि अगर इस देश के वासियों को ही तोड़कर खरीद कर उपयोग में लाया जाए तो इस देश को हम ज्यादा आसानी से कमजोर कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में, एक बड़े विशाल प्रजातंत्र के रूप में उभर रहा है, वे हमारे कुछ पड़ोसियों को और जो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं उनकी आंखों में चुभ रहा है। इसलिए उन्होंने इन बुद्धिजीवियों को, असल में बुद्धि के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाले लोग, ये बुद्धिमान लोग नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान लोग कभी भी देश से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बुद्धिजीवी लोग हैं, अर्थात बुद्धि से अपनी जीविका, अपने बाल बच्चों का पेट पालने वाले ये गद्दार लोग हैं। और इनसे देश को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, न सुप्रीम कोर्ट को हमदर्दी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो भविष्य में खतरनाक परिणाम देकर जाएगा, क्योंकि लोगों को इस प्रकार से एक खुली छूट मिल जाएगी कि वो देश के गद्दारों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर सके। धन्यवाद। कार्यों को धन्यवाद। एक जो पहलू जो सबसे ज्यादा चर्चा में है विदेशी ताकतों का, इस पर इन्होंने ध्यान लगाया है और भी लोग कॉलर पे है, लेकिन हम आपके सामने कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है इस पूरे प्रकरण पर। फिर हम कारण, उसके बाद परिणाम और उसके बाद अंतिमतः उपाय की दिशा में भी जाएंगे। पहले कारणों पर नजर डालते हैं, क्या कहते हैं। विनायक सेन को तथाकथित विदेशी मानवतावादियों का साथ मिला, जिन्होंने भारत में उनके लिए लॉबिंग की। विनायक सेन को तथाकथित विदेशी मानवतावादियों का साथ मिला, जिन्होंने भारत में उनके लिए लॉबिंग की। नोबेल और अन्य पुरस्कार के होड़ में हमारे देश के मानवतावादी भी लालच और प्रभाव में आए और उन्होंने भी उनकी मदद की। देश की तथाकथित मीडिया ने भी विनायक सेन को हीरो बनाया, जिसका उपयोग उनके समर्थकों को समर्थन जुटाने में हुआ। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इसे एक अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इसका समर्थन किया। नक्सलवाद की लड़ाई में हथियारों का अच्छा खासा व्यापार होता है, जिसमें कई विदेशी कंपनियों को मुनाफा होता है।
ऐसे देशों से भी मिला समर्थन संदेहास्पद है। विनायक समर्थकों को किसी ने यह नहीं पूछा कि 78 जवानों के मृत्यु और उनके परिवार वालों की समस्या को उन्होंने क्यों नहीं उठाया। कार्यवाही और बयानों में राजनीति हावी रही। गृह मंत्री और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसे बंगाल चुनाव से जोड़ते हुए ममता बनर्जी को नक्सलवादियों को खुश करने का मौका। साथ आप भी कारणों पर इजाफा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर से पहली प्रतिक्रिया लेते, फिर मयंक जी के पास जाएंगे। पहले कॉलर से बात करते। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। अरे सुरेश जी, मैं सुधीर जैन बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए सुधीर जी, क्या कहना चाहते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना खैर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका निर्णय काफी विवादास्पद है। हाँ, ये जो इन्होंने इससे पहले भी भोपाल गैस कांड जो पीड़ित था उसमें भी इन्होंने काफी टाइम पहले एक विवादास्पद निर्णय देके आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इसकी जड़ में कौन है? इसकी जड़ में तो ये पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं माओवादियों की जड़ में। नेपाल में जब ये राजशाही का शासन खत्म हो रहा था और माओवादी वहाँ पे हिंसक आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये कम्युनिस्ट पार्टी के शायद सीताराम येचुरी वगैरह इनसे मिले थे और इनको समर्थन कर रहे थे। बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको ब्रिटिशर्स को समर्थन किया था बजाय हिंदुस्तानियों को समर्थन करने के। बिल्कुल। तो ये तो काफी माओवाद तो इस देश से ये भ्रष्ट राजनीति की जो हर तरीके से ये प्रपंच फैला रहे कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी देन है। इन्हें बताया जाए कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समझाया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। मयंक जी देखिए, ऐसा है कि ये हमें सबको मालूम है कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो कितनी एक खूनी क्रांति में मानती है। वो खून का रंग जो लाल होता है, ऐसे खून को बहाना चाहती है, इनोसेंट लोगों के खून को बहाना चाहती है। यही हर जगह पर हुआ है, चाहे वो कंपूचिया में पोल पॉट ने किया हो, चाहे स्टालिन ने रशिया में किया हो, चाहे माओ ने चाइना में किया हो। 150 मिलियन लोगों को इन लोगों ने, 15 करोड़ लोगों को मारा है इन लोगों ने। तो ये तो जग जाहिर है, लेकिन ये तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे देश की जो राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, क्या उन्होंने एक भी एनजीओ खड़ा किया इनके खिलाफ? हमने अपना जब होमवर्क नहीं किया, देखिए वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं। देश के दुश्मनों ने 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी ईस्टर्न बॉर्डर से अंदर घुसा दिए। फिर उन्होंने नेपाल की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक और कुछ महाराष्ट्र का एक हिस्सा भी उसके अंदर आ जाता है। वो पूरा का पूरा हिस्सा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ भाग और यूपी से होता हुआ वो नेपाल बॉर्डर तक चला जाता है। एक पूरा रेड ड्रैगन जो है वो भारत की छाती पर लौट रहा है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया? बिल्कुल, जो राष्ट्रवादी संस्थाएं, क्या उन्होंने एक भी एनजीओ बनाई? मैं जी उल्टा राष्ट्रवादी कहने वाले राम जेठमलानी इनके वकील थे जो भाजपा के सांसद हैं।